वेलकम टू फ्यूज सर बायोलॉजी क्लासेस। बच्चे, जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को फर्टिलाइजेशन से संबंधित जितनी बातें थी मैंने आपको बताया आपके इस 12 क्लास या 12 स्टैंडर्ड के लिए। आज का जो लेक्चर है, जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो अब जो भी घटनाक्रम होगा, जो भी क्रिया होगा, वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में काउंट किया जाएगा। तो आज का टॉपिक पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। नाउ इस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंतर्गत जो सबसे पहला काम आता है, चूँकि फर्टिलाइजेशन में एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट आपस में फ्यूजन किया था। एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज किया था और एक ही सेल का निर्माण किया था। एक सेल का निर्माण किया था जिस सेल को हम जायगोट कहते हैं। ओके बच्चे, जिस सेल को हम जायगोट कहते हैं, और ये जायगोट अपने आप में डिप्लॉयड था, क्योंकि ये जो गैमेट होते हैं ये हैप्लॉयड होते हैं। तो दो हैप्लॉयडिक सेल के फ्यूजन के बाद जो सेल प्राप्त हुआ वो सेल डिप्लॉयड है और उसका नामकरण हम कैसे करते हैं? जायगोट से। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इस जायगोट के क्लीवेज से शुरू होता है, यानी कि जायगोट के डिवीजन से शुरू होगा। इस पोस्ट फर्टिलाइजेशन का इवेंट जो हम काउंट करेंगे वो करेंगे क्लीवेज ऑफ जायगोट। ओके बच्चे, इस जायगोट के डिवीजन को या क्लीवेज ऑफ जायगोट को हम सिस्टमेटिक ढंग से 1 बाय 1 स्टेप वाइज देखेंगे, क्योंकि ये एक डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है कि जायगोट में डिवीजन हुआ और एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो गया और फिर इम्प्लांटेशन हो गया। ये स्टेप वाइज प्रोसेस है, इसीलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। चूँकि ये एग जो है फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में प्रेजेंट था और उस एम्पुला रीजन में ही फर्टिलाइजेशन हुआ था। एक डायग्रामेटिक व्यू से अगर हम इसको देखेंगे तो आइए ऐसे देखते हैं। सपोज कर लीजिए बच्चे कि ये वो फैलोपियन ट्यूब था। थोड़ा सा इसको वाइडर बनाते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, समझे। सपोज कर लीजिए कि ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसको आप ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं, है ना, इस जगह पर इस प्रकार से स्ट्रक्चर ड्रॉ अप किए थे जिसको आपने फिम्बरी नाम दिया था, और इस जगह पर एक ओवरी प्रेजेंट था। इस ओवरी से अंडे रिलीज हुआ है, जिस प्रक्रिया को आपने ओवुलेशन कहा। यहाँ पर ओवुलेशन हुआ और इस ओवुलेशन के तत्पश्चात एक अंडे को, एक एग को रिलीज किया गया है, जिस एग को इस फिम्बरी के द्वारा कैचअप कर लिया गया और इस अंडे को इस एम्पुला रीजन में, सपोज कर लीजिए इस जगह पर, है ना, ये स्टे आउट करता है और इसी जगह पर फर्टिलाइजेशन होता है। इस एम्पुला रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है। जब यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया तो जो पहला सेल बना वो पहला सेल जायगोटिक सेल था, जायगोट था, जो अपने आप में एक डिप्लॉयड सेल कहलाता है या डिप्लॉयड सेल है। इस जगह पर यहाँ पर डिवीजन होगा या क्लीवेज होगा और ये एक सेल डिवीजन करके दो सेल का निर्माण करेगा, लेकिन इस डिवीजन में ये डिवीजन अनइक्वल होंगे, यानी कि जो दो सेल का फॉर्मेशन होगा वो आपस में साइज में बराबर नहीं होगा। तो इसको हम दिखाने के लिए एक छोटा और एक बड़ा दिखाते हैं। सपोज के लिए इसको छोटा और इसको हमने बड़ा दिखाया। इस जायगोट से
क्लीवेज होने के बाद जब ये दो सेल का फॉर्मेशन हुआ, इस दो सेल के फॉर्मेशन को हम ब्लास्टोमियर भी कहते हैं, इसको ब्लास्टोमियर कहेंगे इस टू सेल को। आफ्टर फर्टिलाइजेशन cleavage will take place in zygotic cell, और इस क्लीवेज के बाद दो अनइक्वल सेल का फॉर्मेशन होता है। आफ्टर देन टू अनइक्वल साइज of cell will produce, और उस अनइक्वल सेल को हम ब्लास्टोमेयर कहेंगे। ओके, इस एक सेल से इस टू सेल्ड स्टेज में जाने के लिए लगभग इसको 24 घंटा का समय लगता है, 24 आवर्स का टाइम लेता है। हम इस फिगर को यहाँ भी दिखाते हैं ताकि आपको समझना क्या हो जाए, ये आसान हो जाए। सपोज कर लीजिए कि ये वो जाइगोटिक सेल था, और इस जाइगोटिक सेल में डिवीजन हुआ, और डिवीजन के तत्पश्चात इस प्रकार से दो सेल का निर्माण हुआ। इस सेल में जो एग में मेम्ब्रेन उपस्थित था, 3 लेयर जो एग में प्रेजेंट था, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, जूना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा, ये तीनों के तीनों मेम्ब्रेन अभी भी इसके साथ जुड़े हुए होते हैं या प्रेजेंट होते हैं। तो ये वाइटेलाइन मेम्ब्रेन है, और एक दूसरा लेयर हमने दिखा दिया, इस लेयर को हम जूना पेलुसिडा कहेंगे, और एक तीसरा लेयर भी हम आपको ड्रॉ अप करके यहाँ दिखा रहे हैं। ये लेयर क्या है बच्चे? कोरोना रेडिएटा। अब इस स्ट्रक्चर को हम ए रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बी रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बाद जो स्ट्रक्चर आएगा उसको हम सी रिप्रेजेंट करेंगे। उसी स्ट्रक्चर को यहाँ दिखाने की कोशिश करें, तो इसको ए दिखाया, इसको बी दिखाएंगे। अब नेक्स्ट डिवीजन जो होगा, ये नेक्स्ट डिवीजन 3 सेल्ड स्टेज का होगा। सवाल ये उठा कि जब यहाँ 2 सेल हैं तो जो नेक्स्ट डिवीजन के बाद जो डॉटर सेल मिलेंगे या जो सेल का निर्माण होगा वो 3 सेल्ड स्टेज कैसे होता है? वो इसीलिए होता है कि इन दोनों सेल में क्योंकि ये अनइक्वल है, एक छोटा है और एक बड़ा है, तो जो बड़ा सेल है वो जो बिगर वन है उस बिगर वन में क्लीवेज होगा, लेकिन छोटे में क्लीवेज अभी नहीं होगा। ये स्लाइट डिफरेंस होते हैं इस टाइमिंग में कि पहले ये बिगर सेल डिवाइड करते हैं, उसके तुरंत बाद ही छोटे सेल डिवाइड करते हैं। तो फॉर ए व्हाइल आपको एक स्टेज मिलेगा जो स्टेज 3 सेल का होगा, यानी यहाँ पर फिर एक स्टेज आपको मिलेगा जो सी से हम रिप्रेजेंट करेंगे, और ये सी वाले में जो ये बड़ा सेल है, इस बड़ा सेल में एक बार फिर डिवीजन हो जाएगा और ये 3 सेल्ड स्टेज होंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ वही स्ट्रक्चर को ड्रॉ अप करेंगे, उनमें से एक बड़ा सेल है वो 2 भाग में डिवाइड करेगा और छोटा एज यूजुअल रह जाएगा। यानी कि आफ्टर 2 अनइक्वल साइज फिर एक बार क्लीवेज होगी। आफ्टर देन क्लीवेज विल टेक प्लेस एंड 3 सेल्ड विल फॉर्म। इस जगह पर जो ये ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन हुआ है, यानी ये जो
दो सेल का फॉर्मेशन हुआ है, ये स्टेज, इस टू सेल्ड स्टेज जिसको आपने ब्लास्टोमियर कहा है, ये इनडिटर्मिनेट है। यहाँ इनडिटर्मिनेट कहने का ये मतलब है कि द फैटी ऑफ दिस सेल इज नॉट डिसाइडेड एट, यानी कि कौन सा सेल किस पार्ट का निर्माण करने को जाएगा या उसका भविष्य क्या होगा, इस बात का कोई डिसीजन नहीं ली जाती है। इसीलिए इस स्टेज को हम इनडिटर्मिनेट स्टेज कहते हैं। तो ब्लास्टोमियर इज द, या ये ब्लास्टोमियर जो टू सेल्ड स्टेज है ना, इज द इनडिटर्मिनेट, that is the fatty of cell is not decided at। ओके बच्चे, यहाँ तक समझ गए आप बात को, है ना। अब इस प्रकार से फिर डिवीजन होगा लार्जर ऑन के बाद फिर स्मॉलर ऑन में, और ये नेक्स्ट स्टेज डी तक पहुँचेगा और इस जगह पर जो है 4 सेल का फॉर्मेशन होगा। इसको 3 सेल्ड कहेंगे, इसको 4 सेल्ड कहेंगे। और ठीक उसी तरह से यहाँ भी 4 सेल का फॉर्मेशन होगा और ये 4 सेल्ड स्टेज कहलाएगा, या 4 सेल्ड कहलाएगा। ठीक है, एक क्लीवेज कंटिन्यूसली चलती रहेगी और ये 16 सेल स्टेज तक पहुँचेगा। अबाउट, है ना, अबाउट, क्योंकि ये नंबर ऑफ सेल आफ्टर द डिवीजन कैन बी वेरी, बट ऑन एन एवरेज हम बात करते हैं ये 16 सेल स्टेज पर पहुंचेगा। जब ये 16 सेल स्टेज पर पहुंचेगा तब ये लगभग यूट्रस के करीब होगा। समझे बच्चे, है ना। तो इस जगह पर हम दिखाते हैं नेक्स्ट एक जो है, इस प्रकार से बहुत सारे सेल एक साथ दिखा दिया, जो क्या है 8 to 16 सेल कर सकते हैं आप, 8 to 16 सेल स्टेज। तब ये नियर द यूट्रस होगा। ओके बच्चे, ये यूट्रस हम सपोज कर लिए, और इस यूट्रस के ये क्या है, इंडोमेट्रियम वॉल है। तो द 18 to 16 सेल इज नाउ रीचेज अप टू द यूट्रस, यूट्रस के नजदीक पहुंच चुका है। दिस सेल स्ट्रक्चर नाउ में 16 to 32 सेल स्ट्रक्चर, ये 8 से 16 सेल का जो ये संरचना है, हो सकता है ये 16 से 32 सेल तक का भी संरचना हो। मैंने कहा कि इसमें वेरी करता है। ये 16 से 32 सेल के अवस्था या 8 से 16 सेल का अवस्था में जब ये क्लीवेज करके पहुंच चुका होता है, तब ये रीचेज अप टू द यूट्रस, यूट्रस के बिल्कुल नज़दीक होता है। ठीक है बच्चे, तो इस जगह पर हम लिखेंगे आफ्टर 8 to 16 सेल स्ट्रक्चर it reaches up to the uterus। फिर हो सकता है, अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको कहा कि 16 से 32 सेल का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए आइए हम इसको ऊपर लिखते हैं। नाउ यहां लिख रहे हैं, ठीक है बच्चे, कि आफ्टर देन 16 to 32 सेल स्टेज will reaches near the uterus, and this cell structure is now called morula. This cell structure now called morula। तो ये जो है एक मोरूला का स्टेज होगा। ये मोरूला
अब ये यूट्रस के अंदर इंटर करने को होगा। ये सारा कैरेक्टर जो शो ऑफ हो रहा है इस जगह पर, ये सारे ड्यूटेरोस्टोम ऑर्गेनिज्म का है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये ड्यूटेरोस्टोम किसे कहते हैं। ये ड्यूटेरोस्टोम एक ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिसका माउथ से पहले एनस बनता है, यानी माउथ बाद में बनता है। ठीक है बच्चे, तो ऐसे जीव को हम ड्यूटेरोस्टोम कहेंगे। दिस कैरेक्टर विल बी टेक प्लेस इन ड्यूटेरोस्टोम, समझे है ना। अब इस जगह पर यहाँ जाइगोट से लेकर इस मोरुला के बनने की स्टेज तक जो एग के 3 मेम्ब्रेन थे वो अब तक स्टिल उसमें प्रेजेंट होंगे, एज यूजुअल रहेगा। और इस जगह में आने के बाद एक प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को हम कॉम्पैक्शन कहते हैं। तो देन आफ्टर देन कॉम्पैक्शन विल टेक प्लेस। फिर आपके मन में सवाल आया होगा कि ये कॉम्पैक्शन किस चीज का नाम है। कॉम्पैक्शन इज नथिंग, इट इज जस्ट अरेंजमेंट ऑफ दिस 16 to 30 cell in which smaller cell will arrange on the periphery and bigger one is on the inner side। तो कॉम्पैक्शन इज द अरेंजमेंट ऑफ सेल इन which a smaller cell is arranged in periphery and bigger one is inside। बिगर वन कहाँ होंगे, अंदर प्रेजेंट होंगे। इस तरह की सेल के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्शन बोलते हैं। तो ये कॉम्पैक्शन का अरेंजमेंट कैसे होता है, आइए हम फिगर में आपको दिखाते हैं। सिंस इन सब में एज यूजुअल वो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगे अभी तक, है ना, जो उसके एग मेम्ब्रेन में था, यानी कि व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन, जूना पैलोसिडा और जो है कोरोना रेडिएटा स्टिल विल बी देयर। आफ्टर दैट ये बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन करेगा और इस सेल को जो है हम इस प्रकार से एक साथ दिखाते हैं, क्योंकि ये एक साथ ही रहेंगे और एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। इसको डी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ई रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है ई रिप्रेजेंट करते हैं। ये ई 16 से लेकर 32 हो सकता है या 8 से लेकर 16 सेल स्ट्रक्चर हो सकता है। इसमें आकर अब कॉम्पैक्शन होगा। जो बच्चा अभी हमने कॉम्पैक्शन के संबंध में समझाया आपको कि दिस इज अरेंजमेंट ऑफ द सेल, है ना, इन विच स्मॉलर वन इज गो ऑन पेरीफेरी। तो इस प्रकार से हम स्मॉलर वन को पेरीफेरी में दिखा देते हैं और जो बिगर वन है उसको हम सेंटर में दिखाते हैं या इनर साइड में दिखाते हैं। सारे सेल एक दूसरे से अटैच्ड रहेंगे और ये सॉलिड बॉल लाइक संरचना का फॉर्मेशन करेगा। दिस स्ट्रक्चर
हैज़ टू बी चेंज एंड गो ऑन द नेक्स्ट स्टेज और नेक्स्ट स्टेप, उसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस। तो चलिए हम फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस नेक्स्ट वीडियो में जारी करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।